हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान नागरिक शास्त्र पाठ 1 है। पाठ का नाम है सत्ता की साझेदारी। देखिए, सत्ता की साझेदारी या भागीदारी का मतलब होता है कि जब कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका का शासन हो या इनके मिले जुले स्वरूप के माध्यम से किसी देश की व्यवस्था चलती हो, तो वो लोकतंत्र वाली व्यवस्था होती है। और लोकतंत्र वो होता है जिसमें जनता के द्वारा चुने हुए लोग सरकार बनाते हैं या सरकार कहलाते हैं और वो राज्य या देश की व्यवस्था को चलाते हैं। तो जो ये मिला जुला स्वरूप है विधायिका का, कार्यपालिका का और न्यायपालिका का, ये सब क्या है, विधायिका कानून निर्माण करेगी, कार्यपालिका उसको लागू कराएगी और न्यायपालिका का काम है इंसाफ करना। तो ये व्यवस्था जब मिली जुली एक समझौते के साथ या समझौता नहीं, साझेदारी के साथ जब चलती है तो वही जो है सत्ता की साझेदारी होती है। अब इस पाठ में जो कहानी है वो बेल्जियम की है। सबसे पहले देखिए क्या है कि बेल्जियम जो है वो पश्चिम यूरोप का एक छोटा सा देश है और जो है क्षेत्रफल और जनसंख्या के नज़रिए से अगर हम देखें बेल्जियम को, तो अपने भारत का जो हरियाणा राज्य है इससे भी ये छोटा है। और इसकी जो सीमा है, मतलब इसके जो पड़ोसी देश हैं उन, मतलब बेल्जियम के आसपास जो देश हैं वो फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है और लग्जमबर्ग है। और बेल्जियम देश की जो राजधानी है वो ब्रुसेल्स है। और यहाँ की जो आबादी है, कुल आबादी जो है वो 59% लोग जो है यहाँ पर वो फ्लेमिश क्षेत्र में रहते हैं, जो कि डच भाषा बोलते हैं, डच लैंग्वेज इनका है। और 40% लोग ऐसे हैं जो वेलोनिया क्षेत्र में रहते हैं और फ्रेंच भाषा बोलते हैं। और बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में 80% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, जबकि 20% लोग डच भाषा को बोलते हैं। तो डच और फ्रेंच का जो समुदाय है, इन्हीं के बीच जो तनाव उभरा, क्योंकि किसी भी देश में जब किसी जो है धर्म, जाति या वर्ग या समुदाय के लोग ज़्यादा होते हैं तो वो बहुसंख्यक कहलाते हैं, और जब किसी देश में किसी धर्म, जाति, वर्ग या समुदाय के लोग कम होते हैं तो वो अल्पसंख्यक कहलाते हैं। अब यहाँ ब्रुसेल्स में अल्पसंख्यक जो फ्रेंच भाषा के लोग हैं वो डच भाषी लोगों की तुलना में ज़्यादा समृद्ध हैं और शक्तिशाली हैं, और जिसके कारण क्या हुआ कि दोनों समुदाय के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न होने लगी थी उस समय। बेल्जियम में जो सामाजिक विविधता है इसके बीच क्या समझौता किया गया। देखिए, बेल्जियम के जो नेता थे, नेताओं ने क्या किया कि क्षेत्रीय जो अंतर था और सांस्कृतिक जो विविधता थी उसको स्वीकार करके अलग एक रास्ता अपनाने का फैसला लिया। और 1970 से 1993 के बीच बेल्जियम के संविधान में 4 बार बदलाव किए गए, संशोधन किए गए। और केंद्रीय सरकार में डच और फ्रेंच भाषा के जो मंत्री थे इनकी संख्या भी एक समान है, बराबर है, जिससे कोई भी एक समुदाय जो है वो जो है अन्याय कह सकते हैं या पक्षपातपूर्ण निर्णय नहीं ले सकता है, क्योंकि दोनों ही समुदायों के जो मंत्री हैं सरकार में, केंद्रीय सरकार में, वो क्या है, बराबर हैं, इक्वल हैं। बेल्जियम में राज्य सरकार केंद्रीय सरकार के अधीन नहीं है और केंद्र सरकार की जो तमाम शक्तियां हैं वो देश के 2 क्षेत्रों की क्षेत्रीय सरकारों में, यानी कि राज्य सरकार को दे दी गई हैं। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार के अलावा बेल्जियम में एक तीसरी सरकार भी काम करती है जिसको सामुदायिक सरकार कहते हैं। और सामुदायिक सरकार के अस्तित्व में आने से बेल्जियम में भाषाई संघर्ष की कमी आई है। और बेल्जियम का जो मॉडल है निश्चित रूप से कठिन है, लेकिन वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए बेल्जियम मॉडल व्यवस्था ज़्यादा सफल हुई है। इसमें देश में जो गृह युद्ध की भावना है इस पर एक तरह से रोक लग गया है। ये आपने बेल्जियम के बारे में जाना कि सत्ता की साझेदारी या भागीदारी होती क्या है। उसी तरह से श्रीलंका देश में सिंघली सामाजिक समूह की बहुलता वाला ये देश है। श्रीलंका एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश उसको कहते हैं जब कोई भू क्षेत्र समुद्र के पानी से चारों तरफ से घिरा हुआ होता है तो वह द्वीप कहलाता है। और 3 तरफ से जब घिरा होता है कोई भूभाग
समुद्र के पानी से, तो वो जो है प्रायद्वीप कहलाता है। जैसे हमारा भारत देश है तो दक्षिण की तरफ तीनों तरफ से समुद्रीय जल हैं, तो वो प्रायद्वीपीय भाग हो गया। तो द्वीपीय देश है श्रीलंका, और यहाँ जो है इसको श्रीलंका को 1948 में स्वतंत्रता मिली। ये जो है 1948 में स्वतंत्र देश बना। श्रीलंका की जो कुल जनसंख्या है उसका 74% सिंहलियों का है, और 18% तमिल समूह के लोग हैं श्रीलंका में, और 7% ईसाई के हैं। यानी सबसे ज़्यादा यहाँ पर सिंहलियों का निवास है। और श्रीलंका में तमिल के जो उप समूह हैं, श्रीलंका में तमिलों के 2 उप समूह श्रीलंकाई तमिल और भारतीय तमिल निवास करते हैं, मतलब रहते हैं। श्रीलंका के तमिल मूल निवासी जो वहाँ के हैं उनको, मतलब जो वहाँ के एकदम हैं ही, उनको क्या है, श्रीलंकाई तमिल कहा जाता है। और इनकी संख्या 13% है, और ये जो है मुख्य रूप से उत्तर और पूर्वी प्रांत में श्रीलंका के निवास करते रहते हैं। औपनिवेशिक समय में जब अंग्रेज़ों का शासन था तो उस समय यहाँ श्रीलंका में, तो उस समय जो है कुछ तमिल के वंशज यहीं पर बागान मजदूरों के रूप में आए थे और बाद में यहीं बस गए, और इन्हीं लोगों को भारतीय तमिल कहा जाता है। मतलब जब औपनिवेशिक समय था, भारत में अंग्रेज़ों का शासन था, तो उस समय श्रीलंका में जो तमिल के से मतलब दक्षिण से जो तमिल आए थे यहाँ श्रीलंका में, और वहाँ मजदूरों के रूप में जो बस गए वहाँ पर श्रीलंका में, वो क्या है, भारतीय तमिल कहे जाते हैं। और श्रीलंका में जो बहुसंख्या है, मतलब देखिए यदि कोई समुदाय बहुसंख्यक है और अपने तरीके से देश पर शासन कर रहा है या कर सकता है, तो इसके लिए वह क्या है, अल्पसंख्यक यानी जो कम संख्या वाले लोग हैं उनकी समुदाय की ज़रूरतों को, इच्छाओं की अगर अवहेलना भी कर सकता है, तो इसे क्या है, बहुसंख्यकवाद कहा जाएगा। क्योंकि जब कोई बहुत संख्या में है और वो अल्पसंख्यक का ध्यान नहीं दे रहा है तो वो बहुसंख्यकवाद कहलाता है। मान लीजिए प्रश्न आ गया कि बहुसंख्यकवाद किसे कहते हैं, तो जब किसी देश में, क्षेत्र में किसी धर्म जाति वर्ग के लोग अधिक हों और बाकी जो दूसरे धर्म जाति वर्ग के लोग हैं उनकी संख्या कम हो, तो ज़्यादा वाले क्या करें, बहुसंख्यक जो है, जो अल्पसंख्यक का ध्यान ना दें, तो वो परिस्थिति बहुसंख्यकवाद कहलाएगी। तो अब इसमें क्या है, 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के बाद सिंहली समुदाय के नेताओं ने सरकार पर अपने बहुमत से वर्चस्व स्थापित करना चाहा, और 1956 में कानून पारित करके श्रीलंका में सिंहली भाषा को राजभाषा घोषित कर दिया। और श्रीलंका में सिंहली भाषी जो लोग हैं वो बौद्ध हैं, जबकि तमिल भाषा के जो लोग हैं कुछ हिंदू हैं और कुछ मुसलमान हैं। अब देखिए, तमिल को जो आधिकारिक भाषा बनाने के लिए जो संघर्ष हुआ यहाँ पर श्रीलंका में, इसमें क्या है, जो सरकारी फैसला निर्णय हुआ, उसने श्रीलंकाई तमिलों में रोष और शासन को लेकर के एक अलगाव की भावना को बढ़ाया। और तमिल को आधिकारिक भाषा बनाने के लिए श्रीलंकाई तमिलों ने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और तमिल को राजभाषा घोषित किया। और 1980 में लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे नाम का एक संगठन बना और तमिलों के अधिकारों के लिए इसने संघर्ष शुरू कर दिया, जो गृह युद्ध में बदल गया। जब देश के भीतर ही लड़ाई ग्रुप बना करके होने लगती है, संगठन बना करके होने लगती है, तो वो गृह युद्ध कहलाती है। अब इसमें क्या हुआ, गृह युद्ध से देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन में तमाम परेशानियां शुरू हो गई, क्योंकि देश हो, घर हो, राज्य हो, अगर अंदर ही लड़ाई शुरू हो जाएगी तो सामाजिक परिस्थिति, सांस्कृतिक परिस्थिति और पैसे की यानी आर्थिक परिस्थिति में गिरावट आएगी। तो वही चीज़ हुआ यहाँ श्रीलंका में। अब देखिए, श्रीलंका और बेल्जियम के जो संघर्ष के बारे में आपने ये जाना है, उनसे सीख क्या मिलती है कि बेल्जियम के जो नेता थे उन्होंने क्या किया, नेताओं को लगा कि विभिन्न जो समुदाय हैं और क्षेत्रों की जो भावनाएं हैं, इनका आदर करने पर ही देश की एकता संभव है, और इसीलिए आपने बेल्जियम की व्यवस्था को जाना।
अब श्रीलंका ने इसके विपरीत रास्ता, उल्टा रास्ता अपनाया। बहुसंख्यक समुदाय का देश में प्रभुत्व स्थापित इन्होंने करना चाहा, जिससे देश की एकता में संकट पड़ सकती है। क्योंकि जब देश में बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक वाली परिस्थिति हो, बहुसंख्यक अपना वर्चस्व बनाए, तो जाहिर सी बात है अल्पसंख्यक भी उसमें विरोध करेंगे, और जब विरोध की परिस्थिति आएगी तो देश की एकता खंडित होगी, और ऐसे में देश का सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक सभी पहलू पर असर पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें जो हैं, तो अब देखिए किसी भी देश में जो सत्ता की साझेदारी है, इसकी ज़रूरत क्यों है? क्योंकि सत्ता की भागीदारी या साझेदारी की ज़रूरत के विषय में दो तर्क यहाँ हम जानेंगे जो नैतिकता पूर्ण है। और इसमें क्या है कि किसी भी देश में अच्छे परिणाम की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए, और ऐसे पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए जिनसे सभी का लाभ हो, सभी का भला हो, ताकि विरोध की परिस्थिति ना उत्पन्न हो। सभी को जो है, सभी के धर्म, जाति का सम्मान किया जाए और सभी को बेहतर सुविधा देने की बात रखी जाए। किसी एक पक्ष को या किसी एक वर्ग को लेकर के आगे बढ़ना और दूसरे का निरादर करना या उसको पीछे ढकेलना, ये परिस्थिति अगर अपनाई जाएगी तो देश की जो व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं दरार पड़ने लगेगी, और ऐसे में देश जो है वो विकास की तरफ नहीं बढ़ पाएगा। तो ये सारी जो जानकारी है वो इस पाठ में है, सत्ता की साझेदारी। बेल्जियम और श्रीलंका के उदाहरण के साथ ये बात समझाई गई है कि सत्ता की साझेदारी जो है वो किस तरह से होनी चाहिए। मतलब सभी वर्गों को, पहली बात तो ये जो देश में लोकतंत्र व्यवस्था में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है, इनका जो भी काम है अपने ढंग से अच्छे तरीके से सब पर ध्यान रखते हुए करना चाहिए, और तभी देश का जो है विकास हो पाएगा या शासन व्यवस्था अच्छे ढंग से बिना विरोध के निर्विरोध चल पाएगी। तो अब इसी पाठ से संबंधित कुछ बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर हैं। जैसे देखिए पहला प्रश्न है, बेल्जियम की सामुदायिक सरकार में निम्न में से किसके बीच या किसके मध्य सत्ता में साझेदारी है? तो विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच है। अगला प्रश्न है, विभिन्न स्तरों पर सत्ता का बंटवारा कहलाता है, संघीय सरकार कहलाता है। बेल्जियम कहाँ स्थित है? यूरोप में है। और अगला प्रश्न है, शासन व्यवस्था को सही ढंग से या सुचारू रूप से चलाने के लिए सत्ता को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। और वो भाग कौन से हैं? विधायिका है, कार्यपालिका और न्यायपालिका। कानून बनाने वाली विधायिका, कानून का पालन कराने वाली कार्यपालिका और इंसाफ देने के लिए न्यायपालिका। अगला प्रश्न है, ज़्यादातर सिंहली भाषी के लोग किस धर्म को मानते हैं? बौद्ध धर्म को। श्रीलंका की बात हो रही है। और अगला प्रश्न है, श्रीलंका में कौन सा बहुसंख्यक वर्ग है? तो सिंहली वर्ग जो है वो ज़्यादा है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित देशों में कहाँ संघात्मक शासन नहीं है? तो बेल्जियम में नहीं है। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी कि लिट्टे नाम का संगठन जो है, इसने तमिलों के अधिकार के लिए संघर्ष शुरू किया, जो बाद में गृह युद्ध में बदल गया? तो ये 1980 में हुआ। और अगला प्रश्न है कि 1956 में कानून पारित कर श्रीलंका में किस भाषा को राजभाषा घोषित किया गया? सिंहली भाषा को। और अगला प्रश्न है, किस वर्ष श्रीलंका एक स्वतंत्र देश के रूप में उभरा? 1948 में। तो इस वीडियो में देखिए इस पाठ से संबंधित जो प्रश्न थे बहुविकल्पीय, उनके बारे में आपने जाना है। मानचित्र को कैसे भरना है, ये जानकारी अगर आपको लेनी है तो प्लेलिस्ट में जा कर के और मानचित्र से संबंधित वीडियो जो है आप देख सकते हैं। बोर्ड परीक्षा की तैयारी आप अच्छे ढंग से करके और अच्छे से परीक्षा दीजिए ताकि आपके अच्छे मार्क्स आएँ। थैंक यू।